हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसमें सबसे पहले हमें जो करना है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है कि इसके पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड की बात अगर करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई बॉडी है तो बॉडी स्टेशनरी है तब भी इस पर फोर्स लगेगा mg। और अगर बॉडी मूव करने लग जाए, जैसे किसी चीज को ड्रॉप कर दें, तो जिस समय आप पकड़े हुए हैं तब भी फोर्स लग रहा है mg, और अगर छोड़ दिया जाए तब भी फोर्स उतना ही लगेगा, कोई चेंज नहीं आना है। द ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट ऑन ए बॉडी वेदर इट इज मूविंग और इट इज स्टेशनरी इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही अगर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखे हैं, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए हम यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q है, तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स वेदर द चार्ज इज मूविंग और इट इज स्टेशनरी। दोनों ही कंडीशन में इस पर फोर्स लगेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मूव कर रहा है नहीं मूव कर रहा है। लेकिन ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके नियर बाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, तो दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ओनली व्हेन इट इज मूविंग। अगर ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। ये फोर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, and it will be given by Lorentz force Q V क्रॉस प्रोडक्ट B। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर V 0 होगा तो फोर्स 0 होगा। इवन अगर वेलोसिटी इस तरफ है चार्ज पार्टिकल की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी जो है फोर्स 0 होगा, साइन 0 हो जाता है क्योंकि V Q V भी साइन थीटा आता है। तो ये ओरेस्टेड ने ये एक्सपीरियंस किया कि whenever electric current flows through a conductor, a magnetic field is produced around the conductor. Whenever electric current flows through a conductor, a magnetic field is produced around the conductor. तो इनका एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतना ही था कि ये बैटरी, ये की, और ये कोई कंडक्टिंग वायर ले लिया इन्होंने, AB वायर। तो जैसे ही इसमें करंट पास की जाएगी की ऑन करके, तो इट इज ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। लिखना चाहें तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट स्टेट्स दैट ए मैग्नेटिक फील्ड is produced around a current carrying conductor। करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतना है कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो अराउंड दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये मैक्सवेल्स स्क्रू रूल है या राइट हैंड थंब रूल है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बायोट-सेवर्ट लॉ से होगा। तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड थंब रूल की बात कर लेते हैं।
right hand thumb rule. क्या होगा राइट हैंड थंब रूल? कि एक तो आपको राइट हैंड लेना है. इफ वी टेक अवर राइट हैंड and direct thumb along the direction of current and we round our fingers, then at each point of the rounded fingers tangential direction will be the direction of magnetic field. क्या कि अगर मान लेते हैं ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये थंब इसकी डायरेक्शन में लें, ये फिंगर्स कर्ल करें इस डायरेक्शन में, तो आप ये देखेंगे कि इस जो सर्कुलर पाथ है इसके हर पॉइंट पर ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. अगर हम इसको 3D में दिखाएं कि ये मार्कर की डायरेक्शन है करंट, ये कोई वायर है वो नॉर्मली समझ लीजिए क्रॉसेस प्लेन ऑफ द बोर्ड और ये थंब इस तरह से हो गया. अब आप ये देखिए कि इसके अराउंड किसी भी पॉइंट पर आप ये देखें कि ये थंब है, ये यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये डायरेक्शन होगी, यहां ये डायरेक्शन होगी, यहां ये डायरेक्शन होगी, यहां ये डायरेक्शन होगी. ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है हमने r डिस्टेंस पे निकाला है. आप किसी भी पॉइंट पर ऐसे सर्किल ड्रा करते रहिए. हाँ, अगर मान लीजिए ये इनवर्ड डायरेक्शन होती तो आप थंब लेते इसकी डायरेक्शन में, इस तरह से प्रोसीड करते कर्ल करते, तो आप ये देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी यहां पर भी टेंजेंशियल होगी और ये इस तरह से बदल जाएगी. इस केस में नॉर्मली इनवर्ड करंट कैरिंग कंडक्टर है स्ट्रेट वायर और यहां पर क्या है नॉर्मली आउटवर्ड है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है. तो ये तो बात थी राइट हैंड थंब रूल की कि इफ वी टेक अवर राइट हैंड एंड डायरेक्ट थंब along the direction of current, electric current, then we curl the fingers around the thumb, then at each point of the fingers tangential direction will be the direction of magnetic field. तो ये तो है राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल हम लिख भी देते हैं, राइट हैंड थंब रूल. Right hand thumb rule states that if we proceed thumb of the right hand states that if we proceed thumb of the right hand along the direction of electric current and curl our fingers around it, then tangential direction at each point on the rounded fingers
around the thumb of right hand will be the direction of magnetic field. ये तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन आती है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन पता लगती है कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अब बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे कि कितना मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, यह हम लोग देखेंगे बायो सेवर्ट लॉ से। सेवर्ट्स लॉ, जैसे कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसका हम डेल्टा एल ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंसीडर करें एंड ड्यू टू दिस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखें। पहली चीज डायरेक्शन क्या होगी, थंब करंट की डायरेक्शन है, फिंगर्स इस तरफ, तो नॉर्मली इनवर्ड आ रही है, ये आर डिस्टेंस है। तो बायो सेवर्ट लॉ स्टेट्स दैट magnetic field produced due to a current carrying conductor of length delta L is directly proportional to the current। मतलब कि डेल्टा बी जो करंट प्रोड्यूस्ड होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट इसमें कितनी फ्लो कर रही है इसके अमाउंट पर। डायरेक्ट एंड डायरेक्टली बायो सेवर्ट लॉ states that the magnetic field produced due to a current carrying conductor of length delta L is directly proportional to the product of, ऐसे लिख लेते हैं एक ही साथ में, is directly proportional to the product of current sine of current कामा करके sine of angle between delta L and the line joining it to the point of observation। क्या बायो सेवर्ट लॉ states that the magnetic field produced due to current carrying conductor of length delta L is directly proportional to the product of current sine of angle between delta N and the line joining, देखिए between sine of the angle between delta L and line joining delta L to the point of observation and length of current carrying conductor
length of current carrying conductor, and it is inversely proportional to the distance square of distance from point of observation to the line segment. क्या? डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें फ्लो कर रही है एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर डेल्टा एल एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन डेल्टा एल एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू इट, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब इक्वलिटी में आएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, where mu naught is permeability of free space. Its value is 4 pi into 10 की पावर -7. अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग coil at its center. ये जो है कोई सर्कुलर कॉइल है और इससे ये करंट फ्लो कर रही है. इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो डेल्टा एल डी एल से ये करंट कैरिंग सेगमेंट हो गया. इससे अगर सेंटर को मिला दे तो आप जानते हैं टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल होता है 90 डिग्री. तो डेल्टा एल डी एल और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को मिलाने वाली लाइन के बीच एंगल 90 हो जाएगा थीटा. करंट इस तरफ लें तो इनवर्ड आ रहा है, डायरेक्शन होगी इनवर्ड. तो फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ dB will be nothing but mu naught upon 4 pi I dl sin 90 by r square. r क्या होगा? रेडियस. यहां देखिए सारी चीजें कांस्टेंट हैं, सिर्फ l और dB वेरिएबल है. तो इंटीग्रेशन dB दिस इज mu naught upon 4 pi I by r square इंटीग्रेशन dl l from 0 to L is equal to 2 pi r अगर इसकी रेडियस है r. तो इंटीग्रेशन dB आप जानते हैं b हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई r स्क्वायर. इंटीग्रेशन dl l लिखेंगे l फ्रॉम 0 टू L 2 पाई r. ये वैल्यूज रखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई r स्क्वायर 2 पाई r. एक r कैंसिल हो जाएगा 2 पाई 2 टाइम्स. तो ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। और इसकी यूनिट जो होती है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ऐसा यूनिट। और स्मॉलर यूनिट जो है वो 1 टेस्ला जो है वो 10⁴ गास होता है। तो ये तो बात थी कि इसको कैसे करते हैं। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लिख रहा हूं, अब वो न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। एक तो न्यूमेरिकल ये है कि कोई सेगमेंट है करंट कैरिंग, यहाँ सेंटर पर आ जाएगा और ये करंट यहाँ से आके इस तरह से पास होती हुई आई निकल जाएगी। और यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस आर्क। पहला ये है। दूसरा इस तरह से है, ये सेमी सर्किल है और यहां पर ये करंट है 10 एम्पियर और ये O पॉइंट है, यहां पर ये O पॉइंट है, ये एंगल 60 डिग्री है और यहां पर करंट जो है वो 20 एम्पियर है और ये रेडियस जो है 10 मीटर है। इसमें भी ये यहां पर निकालना है, ये जो है 10 मीटर है और करंट भी 10 एम्पियर। यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। यहां पर लिख लीजिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। O कोई पॉइंट है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है और थर्ड केस ये है कि इस तरह से O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर प्लस है यानी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे तो इस तरह से करंट जा रही है। ये I करंट है, ये पॉइंट O है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये है R1 और ये आउट बिगर जो सेमी सर्किल है उसकी रेडियस है R2। जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी, फर्स्ट पहले सोल्यूशन दे रहे तो B क्या था, μ0I/2R था। लेकिन अब यहां क्या है, याद रखिएगा जब कोई आर्क है तो ये θ/360 से डिवाइड कर दें, क्या θ/360। तो इससे μ0 की वैल्यू आप डाल सकते हैं 4π × 10⁻⁻7 और I की वैल्यू कितनी है 20 और 2 × R की वैल्यू कितनी है 10 और θ/360 60/360 006 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना, 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा कि 2 भी कट जाएगा यानी 4π कितना आएगा 4π, इसको भी चाहें तो काट लें 2 टाइम्स और 2 3 टाइम्स तो आ जाएगा कितना 2π/3 इंटू 10⁻⁻7। सभी SI यूनिट में है तो ये टेस्ला में है। यस। और सेकंड के लिए याद रखिएगा ये जो वायर हैं इन वायर से नहीं होगा क्योंकि एंगल यहाँ 0 आ जाता है। यहाँ पर भी इस वायर से और इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी क्योंकि ये यहाँ पर प्रोड्यूस करके मिल जा रहे थे तो एंगल 0 आ जाएगा। इसमें देखें मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, सेकेंड जो दिया है पार्ट, सेकेंड पार्ट जो है तो सेकेंड पार्ट में B की वैल्यू जो है वो कितनी होगी μ0/2πI/R और इंटू फिर थीटा है 180/360
क्योंकि यहाँ इसको मिला दिया जाए तो ये एंगल बन जाता है 180। तो इसमें ये आ जाएगा म्यू नॉट अपान, सॉरी पाई नहीं होता है, म्यू नॉट आई अपान 2r होता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, आई की वैल्यू 10 और 2 इंटू आर की वैल्यू भी है 10, और ये हो जाएगा क्या 1/2। तो 2 2 4 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला, सब ऐसा ही यूनिट। और उसके बाद अगर ये थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें एक चीज ये देखना है कि जो इनर सेमी सर्किल है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और बी का रेशियो है इनवर्स, जिससे रेडियस जिसकी कम है उससे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ड है, इससे आउटवर्ड उससे इनवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगी वो होगी B1 माइनस B2 एंड B1 विल बी क्या होगा म्यू नॉट आई अपान क्या 2r, और फिर क्या होगा 1/2, क्योंकि 180/360 करेंगे। ऐसे ही ये B2 क्या हो जाएगा म्यू, यहाँ R1 म्यू नॉट आई सेम है 2r2 इंटू क्या अगेन 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। सो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई और अपान क्या 2 अपान क्या हो जाएगा 4 और 1/r1 माइनस 1/r2, ये जो भी यूनिट हो। दो न्यूमेरिकल्स और दे रहे हैं आप लोगों को। एक तो if an electron is revolving in an orbit of radius r and frequency n, if an electron is revolving in an orbit of radius r and frequency n, find magnetic field produced at the center। और दूसरा जो न्यूमेरिकल होगा साथ साथ ही पहले लिख देंगे फिर एक साथ सॉल्यूशन। सेकेंड ये है कि इफ टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग क्या इफ टू आइडेंटिकल कैरिंग इक्वल करंट, if two identical circular coils carrying equal current two identical circular coils carrying equal current are kept perpendicular to each other, having common center, find the ratio of magnetic field due to one coil to the resultant magnetic field due to
बोथ वायर्स। तो पहले तो हम फर्स्ट बात करते हैं। याद रखिएगा कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पर फिक्स है E, एंड पहले फर्स्ट का दे रहे हैं। करंट क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। तो Q दे रखा है क्या E, और फ्रीक्वेंसी दे रखी N, तो आपको करंट मालूम हो गया, क्योंकि I होता है Q बाई T। तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया है और चार्ज दिया है और कोई चार्ज सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो आप समझ लीजिए करंट मालूम हो गई। और रेडियस क्या दिया है? R, तो मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो B विल बी म्यू नॉट की वैल्यू रखें तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और I विल बी नथिंग बट E इंटू N अपॉन क्या 2R। यही इसका आंसर। और उसके बाद जो सेकेंड दिया हुआ है वो सेकेंड इस तरह से दिया हुआ है कि एक ये कॉइल दिया है और एक ये कॉइल दिया है। तो जब कॉइल्स के प्लेन परपेंडिकुलर हैं और तो इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी वे भी परपेंडिकुलर होंगी, और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू क्या होगा? B। लेकिन ये दोनों B1 और B2 परपेंडिकुलर हैं, और वेक्टर्स जब ऐड करते हैं तो R स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा यहाँ 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो BR होगा स्क्वायर, दिस विल बी B स्क्वायर प्लस क्या B स्क्वायर, और ये टर्म हो जाएगी 0 क्योंकि एंगल है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी? B√2। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी? B√2। तो आप रेशियो निकालना चाहते हैं तो सेकेंड में जो रेशियो होगा कि B अपान रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये B रहेगा और ये क्या हो गया? B√2। तो दिस विल बी 1/√2। तो 1/√2 ये आंसर हो जाएगा सेकेंड।